निदान स्थान का पहला चैप्टर स्टार्ट करना है, सुश्रुत निदान। अपन वातव्याधि चिकित्सा पढ़ रहे थे, इस कारण अपन पहले निदान पे आए। पहले अपन निदान डिस्कस करेंगे, उसी के साथ शाम को चिकित्सा पढ़ते जाएंगे। 2 क्लास चलती है ना अपनी, एक निदान की हो जाएगी, एक चिकित्सा की हो जाएगी। शल्य वाले पोर्शन में अपना इतना ही पोर्शन बचा था, डिसीज वाला पोर्शन चालू हो रहा था, है ना। इसलिए अपन डायरेक्टली बुक से कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए कुछ चीज़ें लिख लेते हैं ऊपर। निदान स्थान की बात हो रही है, इसलिए ये चीज़ लिखवा रहा हूँ कि चरक ने निदान स्थान के पहले ही अध्याय में, कौन सा है चरक का निदान स्थान का पहला अध्याय? चरक निदान पहला अध्याय कौन सा है? ज्वर है। तो ज्वर में उसने पहले निदान पंचक का वर्णन किया है चरक ने, फिर ज्वर स्टार्ट किया है ना। वाग्भट ने भी निदान पंचक माना है, सिर्फ सुश्रुत ने निदान पंचक का वर्णन नहीं किया। एक पॉइंट स्टार ला वहीं लिख लो, सुश्रुत जी ने निदान पंचक का वर्णन नहीं किया, शेष बाकी सभी ने किया। उसके बाद थर्ड श्लोक देखिए, ठीक है। थर्ड श्लोक पे आइए सीधे। धन्वंतरिम धर्म भ्रताम वरिष्ठम अमृतोद्भवम। धन्वंतरी को धर्म भ्रताम बोला है, और वरिष्ठम अमृतोद्भवम। अमृतोद्भव मतलब जो अमृत से उत्पन्न हुए। अमृत मंथन करने पे तो धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई थी ना, इसलिए अमृत उद्भव किसको बोला जाएगा? धन्वंतरी को ही बोला जाएगा। इसलिए ये अंडरलाइन कर लेना कि वरिष्ठ अमृत उद्भवम धन्वंतरी को बोला है, धर्म भ्रताम धन्वंतरी को बोला है ना। चिकित्सकों में श्रेष्ठ अमृत से उत्पन्न धन्वंतरी। इतनी चीज बस यहाँ काम की है। नीचे आते हैं सीधे वायु पे, है ना। वायु के बारे में क्या बोले हैं वो लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। नीचे वाला जो श्लोक है ना 5, 6, 7, 8, 9, वो देखिए। उसमें देखिए पहली लाइन का सेकेंड हाफ कि स्वयं भूरेश भगवान वायुरित्यभित शब्दतः। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्वयंभू भगवान, ये 2 शब्द वायु के लिए आए हैं, इंपॉर्टेंट। लेकिन ये 2 शब्द स्वयंभू जो है वो ब्रह्मा, काल और वायु के लिए 3 जगह और आया है। एक तो ब्रह्मा के लिए भी आया है स्वयंभू, और एक काल के लिए भी आया है स्वयंभू, और यहाँ वायु के लिए भी आया है। तो स्वयंभू 3 चीज हो गई, ब्रह्मा, काल और वायु। इसी तरीके से भगवान यहाँ वायु को बोला है, और भी 2 चीजों को बोला है, मैंने आयुर्वेद सिद्धांत में पढ़ाया था। राखी बताएगी या अनुकृति बताएगी कि भगवान शब्द से और कौन सी 2 चीज है। चरक ने किसको भगवान बोला, सुश्रुत ने किसको भगवान बोला? पिछली बार भी पढ़े हो गए आप, और इस बार 2 बार पढ़ चुके हो गए आयुर्वेद सिद्धांत। चलिए, एज एक्सपेक्टेड। तो भगवान लिखिए कि यहाँ पे भगवान वायु को बोला है, उसी प्रकार जाठराग्नि और काल को भी भगवान बोला है। सुश्रुत ने 3 जगह पे भगवान बोला है। आदित्य को कहीं नहीं बोला। हेलो, हाँ क्यों? मैं किसकी क्लास ले रहा हूँ तुझे? तो वही चल रहा है, स्टार्ट हो गए, 5 श्लोक हो गए। एक मिनट, इसमें कोई रिक्वेस्ट नहीं है। अभी आई, अभी आई है 5 मिनट पहले, है ना। तो कहाँ से एक्सेप्ट कर लूंगा मैं? ठीक है चलो। आदित्य को किसने भगवान बोल दिया? माता जरूर बोला है कि हाँ माता के समान हितकारी होती है आदित्य की। भगवान भगवान तो नहीं बोला है, मैंने तो नहीं पढ़ा है। और बाकी कोई विद्वान ने आपको पढ़ाया हो तो पता नहीं अपने। तो स्वयंभू और भगवान, भगवान वायु को भी बोलते हैं, अग्नि को भी बोलते हैं, और काल को भी बोला है सुश्रुत ने। और चरक ने भगवान आत्रेय को बोला है, आत्रेय, है ना। वहीं पे लिखिए स्वयंभू, ब्रह्मा, काल और वायु, 3 चीज होती है स्वयंभू। ठीक। उसके बाद आइए उसी के नीचे श्लोक में, 6ठे श्लोक में, बाकी सब ठीक है। लास्ट में एक वर्ड लिखा है सर्वलोक नमस्कृत। हालांकि ये काय चिकित्सा में पढ़ा दिया मैंने। सर्वलोक नमस्कृत मतलब सभी लोग जिसको नमस्कार करते हैं वो कौन है? वायु। तो वायु के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। सर्वलोक नमस्कृत किसको बोला है? वायु।
उसके बाद आता है नीचे, उसी के नीचे कि अव्यक्तो व्यक्त कर्मा च रूक्ष शीतो लघु खरः। वेरी इंपॉर्टेंट है। रूक्ष शीत लघु खर तो आप लगा लोगे, चलो वायु है। अव्यक्तो भी है और व्यक्त कर्मा भी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वायु का जो लक्षण होता है ना, लक्षण, वायु का लक्षण जो होता है वो व्यक्त होता है, या वायु का कर्म जो होता है वो व्यक्त होता है। कोई भी चीज का होना ही वायु का लक्षण है। मैंने आपको वाद व्याधि में पढ़ाया था चरक में कि समान लक्षण क्या होगा वाद व्याधि का। कहीं भी वाद प्रकोप होकर जो चीजें दिख रही हैं वो वायु का समान लक्षण है। अगर वो व्यक्त हो रही है किसी भी रूप में तो वो उसका लक्षण है। तो व्यक्त कर्मा ये वायु के लिए आया है कि कभी भी वायु का कोई भी कर्म आपको तभी दिखेगा जब वो व्यक्त होगी, है ना। और अव्यक्तो, अव्यक्त तो इसलिए क्योंकि अव्यक्त नहीं होगी तो वो क्या होगा, दिखेगी नहीं, इसलिए उसका पूर्ण रूप नहीं होता कभी। वायु का कोई पूर्ण रूप नहीं होता, बात में पढ़ा है अपन ने। इसलिए अव्यक्तो भी बोला है और व्यक्त कर्मा भी बोला है। जब व्यक्त हो जाए तो व्यक्त कर्मा, और जब पूर्ण रूप यहाँ कुछ भी नहीं है तो वो अव्यक्त है। तो अव्यक्तो व्यक्त कर्मा को वाली लाइन याद रखना है, दोनों चीज। अव्यक्तो व्यक्त कर्मा कौन है, तो वायु है। ऑप्शन देता है वात पित्त कफ ओज शुक्र, ऐसे ऑप्शन दे देगा, आप कुछ भी लगा सकते हैं। उसके नीचे आइए तिर्यगो। तिर्यगो भी बोला है, न ऊर्ध्व न अधो, तिर्यगो। तिर्यगो कौन, वायु। द्विगुणश्चैव, वेरी इंपॉर्टेंट। द्विगुणश्चैव क्या है, द्विगुण कौन से हैं, दो गुण कौन से वायु में है, जो केवल वायु में है। महाभूतों का संगठन याद है आपको, महाभूतों की उत्पत्ति याद है। सबसे पहले होता है कौन सा, आकाश। आकाश होता ना, फिर उसके बाद वायु, और फिर वायु के बाद अग्नि, फिर जल, फिर पृथ्वी। तो आकाश जब उत्पन्न होता है तो आकाश में एक ही चीज रहती है, अकेला, क्या, शब्द। उसके बाद जब वायु आती है उसमें एक एक गुण ऐड होते जाते हैं। तो जैसे ही सेकंड नंबर पर वायु आया तो उसके में शब्द के साथ स्पर्श ऐड हो गया। इसलिए द्विगुण होते हैं वायु में, कौन कौन से, शब्द और स्पर्श। वहीं पे स्टाला के लिख लीजिए। द्विगुणश क्यों बोला है वायु को, दो गुण होने के कारण, कौन से, शब्द और स्पर्श। रजो बहुल एव चा, सबको पता है कि रजो बहुल कौन होती है, वायु होती है। क्योंकि रस ताजा पढ़ा है अपन ने, रस ताजा, वात पित्त कफ, मतलब रज सत्व और तम, वात पित्त और कफ, तीनों में प्रबलता होती है। मानसिक गुणों का दोषों के साथ संबंध किसने बताया है, ये रस ताजा वाली ट्रिक किसकी है। मानसिक गुणों का दोषों के साथ संबंध अष्टांग संग्रह ने बताया। ये हमारे 2 साल के ड्रॉपर हैं। क्या पता क्या करेंगे एग्जाम में। शारंगधर ने बताया, शारंगधर ने, आयुर्वेद सिद्धांत जैसे सब्जेक्ट में आपको कंफ्यूजन है, बताओ उस सीधी सब्जेक्ट कोई बना होगा, क्या शल्य पढ़ोगे, क्या शलाक्य पढ़ोगे आप लोग। क्या करें, कैसे चलाएं काम। तो अपन अपना काम करते जाओ, है ना। ठीक। तो त्रियगो इंपॉर्टेंट है। त्रियगो, वायु जो है वो टेढ़ी आड़ी कहीं भी चल सकती है, ऐसा जरूरी नहीं है, वायु के लिए कुछ लिमिटेशन नहीं है। इसलिए त्रियगो वायु के लिए आया है। द्विगुण आपको बता दिया। रजो बहुल भी वायु है, रस ताजा से। और अचिंत वीर्यो, ये भी मैंने लिखाया है आयुर्वेद सिद्धांत, वह से वीर्य वह से वायु। अचिंत वीर्य वायु होती है। केवल अचिंत शक्ति या अचिंत मीमांस बोले तो क्या होता है, तो प्रभाव होता है। वहीं पे लिखिए, अचिंत वीर्य लग गया तो वीर्य से वायु हो गई। लेकिन केवल अचिंत शक्ति, अचिंत वो पूछे मीमांस, तो वो होता है प्रभाव। सुश्रुत ने बोला है प्रभाव को, मतलब मैंने बताया था जिसको प्रिडिक्ट ना कर पाओ आप, जो आपके कैलकुलेशन या किसी भी चीज के आपके लॉजिक में फिट ना बैठ पाए और आपको पता नहीं चले कि कैसे हो गया ये, तो वो प्रभाव है। जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर पाओ, जिसको आप कैलकुलेट ना कर पाओ, वो प्रभाव है ना। और चिंत शक्ति क्या है फिर, अब ये तो बता दो। वीर्य, वहीं पे लिखिए चिंत शक्ति, क्योंकि उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हो।
शीतवीर्य है, उसने जाके पित्त का शमन किया, एसिडिटी खत्म करी, मतलब आपको अंडरस्टूड है, लॉजिक आप समझ रहे हो, दैट इज चिंत्य शक्ति, तो वीर्य से काम हुआ। अचिंत्य वीर्य अचिंत्य मीमांस प्रभाव इसलिए है क्योंकि शीत वीर्य ने जाके शीत वाले कफ को कैसे खत्म कर दिया अपने को पता ही नहीं, अलग से हो गया ये, तो अब ये प्रभाव हो गया, जिसको आप प्रिडिक्ट ना कर पाओ, जिसको आप कैलकुलेट ना कर पाओ, वो आता है प्रभाव में। दोषाणाम नेता रोग समूहराट, वेरी इंपॉर्टेंट, दोषों का नेता तो ठीक है, दोषों में नेता वाती होता है, और रोग समूह राट स्टार लगा, पूरी लाइन इंपॉर्टेंट है 8 वाली। रोग समूह राट वात को बोला है सुश्रुत ने, और एक और आता है रोग समूह राट वात, और रोगनीक राट, रोगनीक राट किसको बोला है? रोगानीक, रोगानीक राट, रोगानीक राट ज्वर हो गया, रेफरेंस देंगे आप? मेरा नॉलेज में तो ऐसा कहीं नहीं है रेफरेंस। बस तो फिर तो रोगानीक राट राज्यक्षमा को बोला है, लिखिए वहीं पे, रोग नीक राट राज्यक्षमा, और रोग समूह राट यहाँ लिखा है क्लियर, वात को बोला है ना। तो याद कैसे करेंगे अपन, वात जो है वो अकेला नहीं है, वात अपने समूह के साथ चलता है, वात हमेशा अकेला नहीं चलता, वात अपने समूह को लेके चलता है, क्योंकि वात ही अकेला नेता है, बाकी सब समूह उसके पीछे रहते हैं, इसलिए वात पित्त और कफ को भी साथ में लेके चलता है, पांचों भेद जो रहते हैं उसके साथ, इसलिए उसको समूह को लेके चलना पड़ता है, इसलिए रोग समूह राट वात को बोला है, और रोगानीक राट बोला है राज्यक्षमा, है ना। ये दो में कंफ्यूजन रहता है, ये क्लियर करो। उसी के नीचे देखो, आशुकारी मुहुश्चारी पक्वाधान गुदालय, पक्वाधान और गुदालय पता होना चाहिए आपको कि सुश्रुत ने वात का स्थान पक्वाधान और गुदालय माना है। अब यहाँ पे मैं ज्यादा टिप्पणी करने वाला हूँ नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैं आयुर्वेद सिद्धांत में बहुत सिर फोड़ चुका हूँ, उसके बाद भी आप लोग को याद नहीं है तो ये मेरी गलती नहीं, आप वहां से रिवाइज करिए, रिकॉर्डिंग सुनिए, कुछ भी करिए, है ना। आशुकारी मतलब होता है कि जो इमरजेंट तुरंत प्रकोप दिखाए, जैसे वात का प्रकोप ऐसे धीरे से नहीं होता, तुरंत आपने कुछ किया तुरंत वात का प्रकोप आशुकारी है, वात का प्रकोप, शल्य निकाला और वात बढ़ गया, तो आशुकारी प्रकोप है ना। एक मिनट यार, हेलो, हाँ पंकज, गुड आफ्टरनून, बोलो। हाँ आया था ना, सृष्टि का फोन आया था, सृष्टि का भी आया था, सर का भी आया था, मैं पहुंच जाऊंगा ना भाई, ठीक है। फिर आशुकारी मुहुश्चारी, मुहुश्चारी मतलब बार बार, जहां पे कुछ कम हुआ फिर वात का प्रकोप, फिर कम हुआ फिर वात का प्रकोप, तो बार बार किसी चीज का प्रकोप होना, पेन जो होता है वो रह रह के होता है ना, तो रह रह के होने वाला भी पेन होता है, इसलिए मुहुश्चारी भी वात के लिए आया है। पक्वाधान गुदाले आपको याद है, ठीक, ये विशेषण जो है वात के लिए यूज हुए हैं, है ना। वात का वीर या अचिंत है, अव्यक्त इसका जो कर्म है वो अव्यक्त रूप में भी रहता है, लेकिन व्यक्त हो जाता है तो व्यक्त कर्म भी बोला है इसको, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मिला। द्विगुण कौन से हैं, तो शब्द और स्पर्श है ना। ये लाइन जो थी नीचे की श्लोक, ये इंपॉर्टेंट, उसको देख लेना। फिर 10वें श्लोक में कुछ खास नहीं है, हाँ, अकुपित, अकुपित वात के कार्य लिखे हैं। अकुपित मतलब जो प्राकृत अवस्था में हो, कुपित ना हो, तो नॉर्मल वायु क्या करेगी, तो नॉर्मल वायु दोष धातु अग्नि समता, दोष धातु और अग्नि को समान समता में रखेगी। संप्राप्ति विशेषु च क्रियाणाम अनुलोम्यम च, ये इंपॉर्टेंट है, क्रियाणाम अनुलोम्यम मतलब क्रियाओं को अनुलोम गति में या सीधी तरीके से चलाने का काम किसका है, वायु का, क्योंकि मोबिल चीज या गतिमान चीज आपके शरीर में एक ही है, वायु, इसलिए अनुलोमन का काम तो वायु का ही रहेगा, तो ये अकुपित वायु का कार्य है, जो कुपित नहीं है, तो वो नॉर्मल रह के दोषों का, धातुओं का अनुलोमन करेगी, क्लियर है। उसके बाद आइए 12वें श्लोक पे, 12वें श्लोक पे आपको पता है क्या लिखा है, क्या लिखा है, वायु के 5 भेद, जिसकी ट्रिक क्या होती है, ट्रिक पता है किसी को, वायु के एक साथ 5 नाम बोलो तो दिक्कत होती है,
उसकी ट्रिक है पुष्पा। पुष्पा की जगह पुष्वा कर लो, वाह, पी को हटा के वी कर लो, क्योंकि एक पी अपने पास पहले से है, तो दो पी क्यों लगाना, है ना। तो पुष्पा में पी को हटा के वी लगा दो, पुष्वा। प्राणोदान समान व्यान अपान, ये पुष्पा हो गया अपना। तो प्राणोदान समानश्च व्यानपानश्च एव च स्थानस तथा मारुता पंच यापयन्ति शरीरिणाम। आपको पता है। अगले पे आते हैं। 13वां श्लोक देखिए, प्राणवायु के बारे में बोल रहा है। ये भी पढ़ाना नहीं चाहिए मेरे को, लेकिन रीडिंग करा दे रहा हूँ, क्योंकि आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। मैं कहाँ गायब हो गया, गायब हुआ था कि मैं अभी 2 मिनट के लिए, नहीं हुआ था, ठीक, अच्छा है ना। तो प्राणवायु के लिए देखो सुश्रुत जी क्या बोलते हैं। मैं हमेशा बताता हूँ, फिजियोलॉजी में मैंने बताया था कि प्राणवायु मतलब सबसे ऊपर। तो सबसे ऊपर, ऊपर का जितना पार्ट है वो प्राणवायु का है। कहाँ, कंठ तक। कंठ के ऊपर ही ऊपर जो भी है वो प्राणवायु है। ये पहले याद रखना। सुश्रुत ने क्या बोला है, वक्त्र संचारी। वक्त्र संचारी, वक्त्र मतलब मुख, तो मुख संचारी कौन सी होगी, मुख तो कंठ के ऊपर है, कंठ के ऊपर प्राण का स्थान है, इसलिए वक्त्र संचारी प्राणो नाम देह दृक। देह दृक मतलब पूरे शरीर को धारण कौन करता है, देह। देह किसके आश्रित होते हैं, प्राण के आश्रित होते हैं, ऐसे याद रखना। देह किसके आश्रित होता है, प्राण के। जब तक प्राण अंदर प्रविष्ट नहीं होगा देह किसी काम का नहीं। इसलिए देह दृक कौन सी वायु, प्राणवायु। फिर स्वअन्नम प्रवेश्यंत्यम प्राणाश्च अवलंबते, प्राण का अवलंबन रहता है प्राणवायु को, ये भी ठीक है। अन्नम प्रवेश अत्यंतः, ये भी आपको पता होना चाहिए। चरक चिकित्सा 28 की बात व्याधि में भी पढ़ा था हमने, वहां पे उसको आदान कर्मा बोला था वायु को, जहां तक मेरे को याद है। वहां पे उसको आदान कर्मा बोला था, गृहिणी चिकित्सा में, सॉरी। वायु के 5 भेद कहाँ बताए चरक ने, बताएं जरा। वायु के 5 भेद चरक ने कहाँ बताए पता ही नहीं है, और चिकित्सा स्थान पढ़ डाला। अच्छा, तो गृहिणी में क्या बताया थे। अच्छे सोच लो, आराम से फिर आंसर देना, मेरे को आपकी काबिलियत पे पूरा भरोसा है। चरक चिकित्सा 15 में, नहीं कंफर्म है, आपको सब कंफर्म रहता है। चरक चिकित्सा 15 में काय का रेफरेंस है, मैं ये पूछ रहा हूँ। अग्नि का, और धातु पाचन का, धातु से धातु बनना, धातु पाचन न्याय, ये सब का रेफरेंस कहाँ है, गृहिणी अध्याय। तो जब चिकित्सा स्थान में बात व्याधि हम पढ़ रहे थे, तो वहां पे भी प्राण में आदान कर्मा बोला था। आदान कर्मा मतलब जो अन्न को नीचे लेके आए, ऐसी आदान कर्मा बोला है वायु, ठीक है ना। यहाँ भी सुश्रुत ने वही बोला, वहीं पे लिख लो चरक ने आदान कर्मा। आदान मतलब लाने वाला, तो लाएगा किसको, अन्न को, अन्न को लाने वाला। सो अन्नम प्रवेशयंतम भी प्राणवायु होगा। उसके बाद प्राणश्च अवलंबते, ठीक है। प्रायश गुरुते दुष्टो हिक्का श्वास आदि कान, वेरी इंपॉर्टेंट, हिक्का श्वास आदि कान, ये आपको पता होना चाहिए। हिक्का श्वास आदि कान, ये आदि मतलब क्या है, डल्लन ने इसकी भी व्याख्या की है, मालूम आप लोग। डल्लन जी ने इसकी भी व्याख्या की है। डल्लन जी ने बोला है कि आदि से हिक्का श्वास प्रतिशय स्वर भेद लेना है, मतलब और जो प्राणवा स्रोतस के रोग बचे हैं वही लेना है आदि से। तो अंडरस्टूड भी है कि प्राणवा स्रोतस मतलब क्या, रेस्पिरेशन। इसलिए प्राणवायु में कौन सी दिक्कत आएगी, प्राणवायु कहाँ जाती है, लंग्स में, तो लंग्स के डिसीज दिख रहे हैं। इसलिए हिक्का श्वास स्वर भेद और हिक्का प्रतिशय, ये सब जितने भी हैं प्राणवायु के अधीन जाएंगे। ये क्लियर है, प्राणवायु। हेलो, आओ आओ, शाम तक करता हूँ, ठीक है। हिक्का श्वास आदि कान। उसके बाद आइए, हाँ एक और चीज लिख लीजिए, आपको याद दिलाता हूं मैं कि प्राणवायु, यहाँ अपन सुश्रुत की पढ़ रहे हैं, तो प्राणवायु को सुश्रुत ने वक्त संचारी बोला। यही मैं अगर आपको याद दिलाऊं तो शारंगधर ने प्राणवायु के लिए क्या बोला है, एक बार अच्छी सी ट्रिक थी अपने, छोटी सी।
वेरी गुड। हाँ ना, शारंगधर जी बोलते हैं हाँ ना, मतलब पहले हृदय बाद में नाभि। उनने बोला है कि श्लोक में नाभि स्था प्राण पवना। विमर्श की चौथी लाइन देखो, लिखा भी है शारंगधर ने, प्राणवायु का इस वर्णन किया है। नाभि स्था प्राण पवना स्पृष्ट्वा हृत कमलांतरम कंठाद बहिर्विनर्याति पातु विष्णु पदामृतम। श्वास प्रश्वास की डिटेल्ड प्रक्रिया किसी ने दी है अगर, तो शारंगधर जी हैं। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ सिद्धांत में, है ना। विष्णु पदामृत बोला है ऑक्सीजन को, अंबर पीयूष भी बोला है शुद्ध वायु को या मॉइस्चर को, है ना। तो ये मैंने पढ़ा दिया था। तो वहां पे इनने देखो नाभिस्था प्राण पवना बोला है। नाभिस्थ मतलब नाभि में स्थित होती है प्राण पवन, लेकिन नाभि में स्थिति उनने प्राण पवन की श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया वर्णन करते समय बताई, ना कि प्राणवायु का स्थान वर्णन करते समय बताई। जब एक श्वास प्रश्वास की प्रक्रिया का वर्णन कर रहे थे ना, तब इनने नाभि में प्राण वायु की स्थिति मानी। जब प्राणवायु का स्थान बता रहे थे, एग्जैक्ट स्पेसिफिक स्थान बता रहे थे, तब उनने प्राणवायु को हृदय में माना है। तो आंसर क्या लगाएंगे आप लोग? पहले हाँ फिर ना, पहले हृदय फिर नाभि। क्लियर? इसी क्रम में अष्टांग हृदय जी ने कंठचक बोला है, कंठचारी ऐसा कुछ बोला है वाग्भट ने, लिख लो। वाग्भट ने भी प्राण के लिए कंठचारी बोला है। कंठ में चरती है, कंठ तक चरण करती है। फिर आते हैं उदान वायु। उदान में सुश्रुत क्या बोलते हैं? उदानो नाम यद ऊर्ध्वम उपैति। ऊर्ध्वम उपैति लिखा है तो दिक्कत ही नहीं है। पवनोत्तम, उत्तम में भी उत्तम आ रहा है, ऊ से उत्तम ऊ से उदान, ये भी कोई दिक्कत नहीं। पवनोत्तम उदान है। श्रेष्ठ कौन सी है? श्रेष्ठ वायु कौन सी? प्राण। ठीक है, वहीं पे लिख लेना श्रेष्ठ वायु प्राण। उसके नीचे देखो तेन भाषित, वेरी इंपॉर्टेंट, भाषित से अंडरलाइन करना। भाषित गीत आदि विशेषो अभिप्रवर्तते। ऊर्ध्व गति किसकी है? उदान वायु की। ऊपर वाले काम कौन करेगी? उदान वायु, क्योंकि गति ऊपर उदान की है ना। जैसे ऊपर के काम कौन करेगी? ऊपर काम कौन से? जैसे भाषित मतलब बोलना, गीत गाना, है ना, ये सब ऊपर के काम है ना, मुंह से करोगे तो मुंह के काम वही करेगा जो ऊपर तक जा पाए, मतलब उदान वायु के काम है। ऊद जत्रु गतान रोगान, ऊद जत्रुगत रोग भी उदान से ही होंगे ऑब्वियसली, कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ जाओगे आप लोग। वाग्भट ने इसके लिए नासा नाभि गलांश चरेत बोला है। स्टार लगाइए, वहीं पे लिखिए। वाग्भट ने क्या बोला? नासा नाभि गलाम चरेत। चरक ने भी देखो नीचे बोला है, नीचे वाला विमर्श पढ़िए। मैं बताता हूँ ना आपको कि कंठ तक अगर बात करें, कंठ के ऊपर तो प्राण आती है, कंठ के ऊपर प्राण है ना। अब उदान गई तो उदान नीचे आएगी, मतलब नाभि कंठ यहाँ तक उदान आएगी, इसके ऊपर नहीं आएगी उदान। तो यहाँ तक उदान सबने माना है। तो शुद्ध ने क्या बोला देखो? ऊर्ध्वम उपैति, ऊर्ध्व गति बोल दी, पहचान लेंगे। चरक ने क्या बोला देखो? तदुक्तम चरके उदानस्य पुनः स्थानम नाभि उरह कंठेवच, मतलब नाभि उर और कंठ, यहाँ तक रुक गए वो भी। नाभि उरह कंठ बोला चरक ने। उसके बाद वाग्भट ने क्या बोला देखो? उरह स्थानम उदानस्य, उरह स्थानम, स्थान उदय है, उर है, घूमती कहाँ तक है? नासा नाभि गलांशरेत, नासा तक घूमती है, स्थान उर है लेकिन, है ना। तो नासा नाभि गलांशरेत, नासा नाभि गल किसने बोल दिया? वाग्भट ने। उदान का प्राण तो ऊपर ही ऊपर गई, कोई दिक्कत ही नहीं, प्राण, है ना। क्लियर है? उसके आगे बढ़ो। समान वायु, ठीक। समान वायु क्या बोलती है देखो? आम पक्वाशय चरा समानो बही संगता। आम और पक्वाशय के मध्य में चरेगी, सबको पता है, बच्चों वाली बात है। बही संगता मतलब अग्नि के समीप रहेगी, इसलिए बही संगता भी इसको बोला है, कोई दिक्कत नहीं। सुअन्नम पचती, अब जो अग्नि के समीप रहेगी वही तो पाचन में काम करेगी, तो इसलिए समान वायु का है। विशेषान विन विनक्ति गुल्म अग्निसाद अतिसार प्रभृति ने, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। गुल्म अग्निसाद और प्रभृति, मतलब गुल्म अग्निसाद और अतिसार, GAM, या क्या ट्रिक थी? गेम, गेम ट्रिक थी, गेम, गेम मतलब GAM। गेम मतलब गुल्म अग्निसाद और एम से क्या हो जाएगा? आग ट्रिक है ना इसकी, आग। एम पता नहीं क्यों लिखा है नहीं।
मैंने नहीं लिखा है, मतलब मंदाग्नि होगा, या तो मंदाग्नि होगा। आप तो याद रखो आग से, भाई समान वायु आग के पास रहती है, इसलिए समान वायु की विकृति से कौन से 3 डिसीज होंगे? आग। आग मतलब ए से अग्निसाद, ए से अतिसार और जी से गुल्म। अतिसार, अग्निसाद और गुल्म। प्रभृतीन से सुश्रुत का कहना है, या डल्लन का कहना है, ज्वर और आदि विकार आते हैं। प्रभृतीन में ज्वर वगैरह आता है, छोड़ो उसको, ये भी क्लियर है। इसी तरीके से आती है व्यान वायु। व्यान वायु आपको पता है, व्यान मतलब पूरे शरीर में विचरण करना है। व्यान मतलब विचरण, मतलब सब शरीर में विचरण करेगी। पहले ही लिखा हमने कृत्सन देह चरो, मतलब कृत्सन मतलब सर्व शरीर में जो चरण करती है, विचरण करती है, वो प्राण है, वो सॉरी व्यान है। व्यानो रस संवहन उद्यता, और रस को भी सभी शरीर में पहुंचाना पड़ता है ना। रस जो आपका बना है उसको पूरे शरीर में पहुंचाना पड़ेगा कि नहीं? न्यूट्रिशन तो वही है, तो पूरे शरीर में जो वायु चलेगी वही उसको पहुंचा पाएगी। इसलिए रस संवहन किसका काम है? व्यान वायु। ठीक। फिर आइए, स्वेद अश्रग स्त्रावणश्चापि पंचधा चेष्टत्यपि। पंचधा चेष्टत्यपि, 5 प्रकार की जो चेष्टाएं होती हैं, आपकी पता है किसी को? 5 प्रकार की चेष्टा कौन सी होती है? लिखा है, चलो नीचे बता ही दोगे आप। प्रसारण, अकुंचन, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, गमन आदि, ये 5 अवस्थाएं। तो ये 5 चेष्टाएं करने के लिए भी आपको पूरा शरीर चाहिए ना, कि हाथ ऊपर करोगे तो पूरा शरीर तो आए, पैर ऊपर करोगे तो पूरा शरीर चाहिए, टेढ़े झुकोगे तो पूरा शरीर चाहिए, और पूरे शरीर इन्वॉल्व हो रहा है, मतलब वायु कौन सी? व्यान, क्योंकि वो पूरे शरीर में, कोई एक एरिया में नहीं। इसी तरीके से स्वेद अश्वग श्रवण शक्ति, मतलब स्वेद का श्रवण पूरे शरीर से होता है, रक्त का श्रवण पूरे शरीर में होता है, तो पूरे शरीर में जो चीज हो रही है वो तो व्यान वायु से ही होगी ना भाई। इसीलिए स्वेद अश्वग श्रवण शक्ति पंचदा चेष्टा, 5 चेष्टाएं भी इसके अंतर्गत आती है। उसके बाद आता है क्रुद्धश्च कुरुते रोगान प्रायशः सर्वदेहगान, और अगर इस वायु को प्रकोप हुआ तो सर्वदैहिक रोग होंगे। इसमें भी कोई अंडरस्टूड वाली बात, कोई बड़ी बात नहीं कि सार्वदैहिक रोग कौन सी वायु की दृष्टि से होते हैं? तो व्यान से, क्योंकि सर्वदेह में चलने वाली वायु ही एक है, व्यान। क्लियर? फिर आ जाओ अपान वायु अपनी, आखिरी अपान। अपान में क्या लिखा है? पक्वाधान आलियो अपान। पक्वाधान मतलब पक्वाशय में रहती हुई योग्य समय में, पक्वाधान में रहती है, आपको पता है। काले कर्षति जाप्यम समीरणा शक्रन मूत्र शुक्र गर्भ आता बंध्याशी, भी आपको पता है। क्रुद्धश्च कुरुते रोगान घोरान बस्ती गुदाश्रयान, काम की चीज तो पर इतनी दिख रही है आखिरी। घोर, बस्ती और गुदा के आश्रित रोग उत्पन्न होते हैं, किससे? अपान वायु से। अंडरस्टूड है हालांकि वो भी। क्यों? क्योंकि अपान की स्थिति, बस्ती और गुद की स्थिति कहाँ है? अपान वायु के क्षेत्र में, इसलिए वहां के रोग भी किसके आश्रित होंगे? अपान वायु के आश्रित होंगे, बस। तो कभी अगर ऐसा पूछ भी ले कि बस्ती में जैसे अश्मरी होता है, गुदा में भगंदर होता है, कभी रोग दे के पूछ ले तो याद रखना कि यहाँ से क्वेश्चन बनता है कभी कभी, तो दिमाग ही नहीं लगाते अपन कहाँ से बना है। ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं ऐसी लाइन से कि बस्ती गुद के आश्रय जो रोग है वो अपान के अधीन होते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं मिश्र वायु के लक्षण। मिश्र वायु का एक छोटा सा श्लोक सुश्रुत ने बोला है जो इंपॉर्टेंट है। पहली हाफ लाइन को स्टार लगा के मार्क करिए कि शुक्र दोष प्रमेय हास्तु व्यानपान प्रकोप जा, बस। मिश्र वायु मतलब कि भैया व्यान अपान दोनों के मिलने से, व्यान और अपान के मिलने से या इनकी दृष्टि से कौन से रोग होते हैं? तो शुक्र दोष और प्रमेह, वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों बहुत बार पूछा है। देखो, शुक्र दोष और प्रमेह दोनों ही यूटीआई के हैं। यूटीआई मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम के डिसीज हैं दोनों। कौन से? प्रमेह भी और व्यान शुक्र दोष भी। इसलिए अपान तो होनी चाहिए, है ना। लेकिन शुक्र दोष में, शुक्र में दोष कहाँ से आएंगे? पूरे शरीर से। मूत्र में दोष कहाँ से आएंगे? प्रमेह में पूरे शरीर से। इसीलिए पूरे शरीर से दोष लाने का काम व्यान वायु और निकालने का काम अपान वायु। तो शुक्र दोष और प्रमेह में कौन सी वायु? व्यान और अपान। क्लियर? ठीक। फिर आते हैं अपन अपना कुपितवात पे। अब देखते हैं लक्षण।
सुश्रुत बोलते हैं डायरेक्ट नीचे आ जाओ 25-26 श्लोक पे कि भैया हाँ क्या कुपित होगा तो क्या मिलेगा। गतवात तो चरक में बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ चुके हैं अपन। आपसे एक निवेदन है, हाथ जोड़ के करेंगे तो नहीं, यहाँ पे 1-2-4 लोग ही कर लें तो अच्छी बात है। तो डिम्पल और अंकिता क्यों नहीं आए? और राशि आकांक्षा कहाँ है? राशि भी फोन रख के सो गई है। बोलो उनको, ये 2-4 लोगों के नंबर अच्छे आते हैं टेस्ट में, इनसे ही उम्मीद है मेरे को। बाकी जिनके टेस्ट में 50, 60, 40 ऐसे नंबर आते हैं तो उनकी तो अटेंडेंस लेना भी पाप है ना। राशि भी जरा मेहनत कर रही है, तो ऐसे पढ़ने वाले लोगों को मत पीछे करो यार दादा, क्योंकि आप लोग तो पढ़ते हो नहीं। चलिए, गतवात में अगर लक्षण देखें तो चरक ने सुश्रुत ने एक एक करके गतवात का श्लोक बोला है, जो 25, 26, 27, 28 में। सबसे पहले देखिए, वैवर्ण स्फुरन रोक्षम शुक्ति सुमचुमायनम त्वकस्थो निस्तोदनम पुर्यात् त्वक वेदम परिपोटनम। पूरे लक्षण पढ़ के समझ में आ रही कि ये चीजें त्वचा में ही हो सकती हैं। वैवर्ण्यता, स्फुरण, रूक्षता, सुप्ति, चुमचुमायन, त्वगस्थो निस्तोदनम पुर्यात् त्वक वेदम परिपोटनम। परिपोट को अंडरलाइन करो और लिखो। परिपोट जो है वो कर्णपाली का भी रोग है, अगर आपको याद हो तो, पीडियाट्रिक्स भी पढ़ा चुका हूँ। कर्णपालीगत रोग भी है परिपोटनम। तो परिपोट, पोट मतलब किस चीज का स्फोट होना या पोट होना। कोई भी चीज का पोट स्फोट कहाँ दिखता है? स्किन पे तो दिखेगा। क्या तेरे को फफोला हो गया, तेरे को परिपोट हो गया, तेरे को फूला हुआ दिख रहा है, जो भी चीज दिखेगी व्यक्त कहाँ होगी? स्किन पे। इसलिए त्वगगत वात में आता है परिपोटनम। चुमचुमायन और बाकी चीज तो आप लगा लोगे, वैवण्यता वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। सब दूसरे पे आइए, व्रणाश्च रक्तगो। व्रणाश्च रक्तगो इंपॉर्टेंट है, मतलब रक्तगत वात में अनेक प्रकार के व्रणों की उत्पत्ति होना। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट दिखता है। पूछता है कि व्रण उत्पन्न होना या बार बार या बहुत ज्यादा व्रण उत्पन्न होना कौन से गत वायु के लक्षण है ना। तो व्रण देख के कभी कभी आप त्वगत भी लगा देते हो, क्योंकि व्रण त्वचा में होता है तो लगा दो, बोले ऐसा नहीं होता। व्रण में सर्वप्रथम दुष्टि अगर किसी धातु की होती है तो वो रक्त की होती है, रक्त और वात की। मैंने बताया था आपको, वार। तो रक्त में कोई भी आगंतुक चोट लग रही है तो उसमें सबसे पहले दृष्टि किसकी होगी? रक्त की और वात की। तो रक्त इसलिए रक्तज में है, व्रणांश रक्त को, मतलब रक्तगत वात में व्रण के उत्पन्न होने की चांसेस बहुत रहते हैं। व्रण अगर बार बार पेशेंट को उत्पन्न हो रहे हैं तो आप समझ जाओ रक्तगत वात। इसी तरीके से ग्रंथीन सशूलान मान संचिता, मांसगत वात में ग्रंथि तो रहेगी लेकिन शूलवान रहेगी। ग्रंथि तो आपको पता है, ग्रंथि ऊपर उठी हुई है तो मांस में रहेगी, मांस के कारण ग्रंथि उठती, लेकिन शूलवान ग्रंथि है ये। इसी के आगे मेद लिखा है, पढ़ो उसमें, मेद श्रुता कुर्यात ग्रंथीन मंद रुजो अव्रणान। वेरी इंपॉर्टेंट, कैसे फर्क करोगे? ग्रंथि है लेकिन मंद रुजा है और अव्रणान है। भाई मेद 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 ही है वो। मेद मतलब बहुत मोटा आदमी। मोटे आदमी में घाव नहीं दिखते, या जल्दी से घाव होते भी नहीं है। इतना मांस है, इतना मेद है, कहाँ व्रण होंगे? उसको वेदना भी कम होती है, क्योंकि उसकी जो न्यूरोटॉक वो जो होती है, न्यूरो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी बहुत अंदर डीप होते हैं, तो उनको पेन भी बहुत कम होता है। इसलिए ग्रंथि तो मांस के फूलने से भी हो सकती है, मेद के फूलने से भी हो सकती है, दोनों में सैक तो बन सकते हैं ना। तो ग्रंथि दोनों में है, एक में शूलवान है, एक में अशूलवान है, एक में अल्प रुजा है। तो रुजा कम किस में होगी? ऑब्वियसली जो मोटा होगा उसको पेन कम होगा, सेंसेशन कम होंगे। इसीलिए मेद वाले में अल्परुजा ग्रंथीन है, जबकि शशूलवान ग्रंथि कहाँ है? मांस में। क्लियर है? दोनों में डिफरेंशिएट हो जाएगा। ठीक। मांस मेद के बाद आते हैं अपन कहाँ? सिरा। तो पुरिया सिरागत शूलम सिरा अकुंचन पूर्णम। बस ये सिरा अकुंचन पूर्णम को अंडरलाइन करो। वैसे नहीं पूछेगा, क्योंकि सिरा देख के आप लोग लगा लो, हाईलाइट कर लो। सिरा अकुंचन और सिरा पूर्ण दोनों ही सिरागत वाद के हैं। ठीक। उसके बाद आते हैं स्नायु प्राप्त स्तंभ कंपौ शूलम आक्षेपणम तथा। वेरी इंपॉर्टेंट। स्नायु प्राप्त स्तंभ
कंप, शूलम, अक्षेपण। अक्षेपण भी इंपॉर्टेंट। अक्षेपण, स्तंभ और कंप। तो अब मेरे को एक बात बताइए, स्तंभ होना, कंप होना और अक्षेपण होना। अक्षेपण मतलब कि वही होता है, मतलब अक्षेपाना या हिलना डुलना, कांपना टाइप का, स्टेबल ना रह पाना। कंप मतलब भी कांपना, स्तंभ मतलब जड़ता आ जाना, मूवमेंट नहीं हो पाना। ये सब चीजें आपको कहाँ ले जा रही है? ये सब चीजें आपको ले जा रही है स्नायु की तरफ, क्योंकि स्नायु का काम है बंधन करना, संधियों को, अस्थियों को बांध के रखना एक जगह। अब ये स्नायु अगर ढीले हो गए तो अस्थि संधि भी ढीली हो जाएगी, और ढीली होने के कारण वो क्या करेगी, आदमी खड़ा होगा तो कांपेगा, मतलब कंपन, आक्षेप आ जाएंगे, उसको बार बार गिर जाएगा, तो आक्षेपण। अब ये स्तंभ, कंप और आक्षेपण देके अपन संधिगत या अस्थिगत लगा देते हैं, ये गलती कर देते हैं। पर ये भूल जाते हैं कि संधियों में दिक्कत नहीं है, अस्थियों में भी दिक्कत नहीं है, उसको जो बांध के रख रही है बैलेंस बनाने के लिए, उसमें दिक्कत है, दैट इज स्नायु। तो स्नायु के कारण स्तंभता, कंपता, अक्षेपण आते हैं। याद रहेगा, कहीं पे लिखना पड़ता है तब याद रहेगा। वहां पे लिखिए भाई, रस्सी जो बांध रही है लकड़ी को, वो रस्सी ढीली है तो लकड़ी कैसे खड़ी रहेगी एक जगह, बिखर जाएगी। इसलिए अक्षेपण और स्तंभ कंपो किसका लक्षण है? स्नायु का, ना कि अस्थि संधिगत। क्लियर? उसके नीचे आते हैं हंति, संधिगता, संधि, संधि शूल शोफ करोति जा। संधिगत में कुछ है ही नहीं। संधिगत में सिर्फ वो इतना बोल रहे हैं कि संधि शूल और संधि शोफ दो चीज मिलेगी, याद ही नहीं करना आपने, छोड़ दो। अस्थि शोष में क्या मिलेगा? अस्थि शोषम जब भेदम, जब कुरियाशूलम च तत्सिता, है ना? ये अस्थि में मिलेगा। ये अस्थि में शोष और शूल और भेद, ये अस्थि का लक्षण है, ये भी छोड़ दो, याद ही नहीं करना। तो बच्चा क्या स्नायु तो याद कर रहा है पर बस। उसके नीचे इंपॉर्टेंट है तथा मज्जगते, मज्जा में जब वात घुस गई, या मज्जगत वात का लक्षण देखो क्या लिखा है, रुक च न कदाचित प्रशाम्यति। वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसी रुजा या ऐसा पेन होगा जो बिल्कुल भयंकर लगातार चलता है, कभी समाप्त नहीं होता, कभी ना समाप्त होने वाला पेन। किसमें? मज्जागत में। बहुत इजीली याद भी रहता है। देखो, कोई भी चीज को निकालना या कोई भी चीज को शमन करना उतना ही कठिन है जितना वो अंदर है, तो आप मानोगे। अब शरीर के अंदर हड्डी, हड्डी के अंदर मज्जा, मज्जा तक अगर बात घुसी है तो फिर पेन कैसे सबसाइड होगा? इतने अंदर, डीप सीटेड, हड्डियों के भी अंदर मज्जा। इसलिए ऐसी जगह घुसा हुआ पेन कभी शांत नहीं होता, ऐसा याद रखो। तो पेन रुक कदाचित न प्रशाम्यति किसका है? मज्जगत का, क्योंकि मज्जा डीपेस्ट टू दी डीप है, इसलिए वहां का पेन सबसाइड करना पॉसिबल नहीं है। तो वहां के पेन कभी समाप्त न होने वाला पेन होता है। क्लियर है ये भी? ठीक। उसके बाद चलते हैं अप्रवृत्ति, प्रवृत्तिर्वा विकृति शुक्र के अनिले। शुक्रगत में क्या होगा? या तो अप्रवृत्ति होगी या प्रवृत्ति व विकृति होगी शुक्र की, या तो प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी या विकृत प्रवृत्ति होगी, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। अंडरस्टूड है? बस इतना ही है गतवात में। उसके बाद क्या आता है देखिए जरा, 32 श्लोक में क्या लिखा है? 32, 33, 34 कुछ याद आ रहा है? क्या है ये हेडिंग? अरे हेडिंग तो पढ़ते बन रही है भगवानों, पढ़ के तो बता दो क्या है, क्या दिख रहा है अगले श्लोक में 33, 34 में? क्या बोलते हैं उसको? वेरी गुड, आवृतवाद। आवरण कंसेप्ट आ रहा है अगले श्लोक जो अपन ने पढ़ा था, तो वहीं पे ऊपर लिख लो एक बार संख्या, जो आप मेरे को रिवाइज करवाएंगे। चरक के आवरण कितने? बोलो फटाफट, तो बाकी लोग लिखेंगे। वेरी गुड, चरक के 42। अष्टांग हृदय के आवरण कितने? बहुत बढ़िया। अष्टांग हृदय के लिखिए 22। 42 आवरण केवल चरक ने माने।
बच्चों को जूनियर्स नहीं है क्लास में, ये तो वो तो कसम से मेरे को ही गधा समझते हैं। आप लोग को तो कोई समझता नहीं है, आप लोग तो बहुत बेचारे लोग हो ना इस प्लेनेट के। बच्चे तो बच्चे हैं, पढ़ाने वाले ही अच्छे से नहीं पढ़ाता होगा, सबको तो यही लगता है। आपके नंबर कम भी आएंगे, आपको कुछ नहीं आएगा ना, तो बेइज्जती सिर्फ मेरी होनी, आपकी नहीं होनी। इसलिए आप लोग तो बढ़िया घूमो, जाली सावरण है, बाग बट के बोलो सब जगह जाके। यही मैंने 1.5 साल पढ़ाया है। सुश्रुत के आवरण कितने? ले, अरे सुश्रुत के उदावर्त भी 13 हैं, उनने वेग निग्रह जैसे तेरा बता दिए थे, और आवरण भी 13 हैं, लिख लो रे। कहाँ जी रहे हो आप लोगों में, कहाँ पहुंचाना चाहता हूँ आप लोग, कैसे होगा। एक बीएमएस का कोर्स होता है 5.5 साल का, उतना ही एक कोर्स आप लोग को मेरे ख्याल से चाहिए पीजी के एंट्रेंस की प्रिपरेशन के लिए। 1 2 साल 3 साल पर्याप्त तो नहीं लग रहा है आपको, मेरे आपके लिए मेरे को, तो एक पूरा 5.5 साल का एक और कोर्स कर लेते हैं अपन, है ना, इसीलिए पीजी एंट्रेंस के लिए। इसमें अपन डिग्री भी देंगे, ईयर वाइज फिक्स कर देंगे उसमें, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर। और इंटर्नशिप में अपन एक बार फाइनल पूरे सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। क्या बोलता है कि चल जाएगा? पीजी एंट्रेंस कोर्स, अरे चलेगा कि नहीं इतना तो बता दे यार। क्या है, अपन घर वाले हैं सब यहाँ। बहुत बढ़िया, ये उम्मीद है आपसे। तो सुश्रुत के 13 आवरण, ठीक है। आवरण के संदर्भ में देखते हैं चरक क्या बोलते हैं। 32 श्लोक देखिए। दाह संताप मूर्छा स्वीर वायु पित्त समान भी थे। कुछ अंडरलाइन नहीं करना, आपको पता है, ये नॉर्मल की बात कर रहे हैं कि वायु या वात अगर पित्त के संबंध या पित्त के समान या पित्त के साथ रहेगी तो वो पित्त के लक्षण दिखाएगी। मतलब दाह संताप मूर्छा, केवल दाह संताप मूर्छा नॉर्मल से लक्षण है, तो वो पित्त के साथ मिलने पे वायु के लक्षण है, ग्रॉस रूप में बता रहे हैं, वो लिखा है। सेकंड लिखा है शैत्य शोफ गुरुत्वानी तस्मिन्नेव कपावृत है। पढ़ के समझ में आ रहा है कि शैत्य शोफ और गुरुत्व इसके लक्षण हो सकते हैं वायु के कफ के आवृत अगर है तो, ठीक। और सूची भिरव निष्ठोर स्पर्श द्वेष प्रसुप्तता, ये लाइन को अंडरलाइन करिए, ओवरऑल पूरी लाइन अंडरलाइन करिए। सूची भिरव निस्तोद स्पर्श द्वेष और प्रसुप्तता, कहीं भी अगर सुप्तता है मतलब सेंसेशन फील नहीं हो रहा, स्पर्श द्वेष मतलब छूने में दिक्कत है, या से कहीं से भी रिलेटेड स्पर्श में दिक्कत है, तो कौन से दोष को आप कार्यकारी मानते हैं? आप अपने दिमाग से बताइए। वात पित्त कफ रक्त में से कहीं सुप्तता हो रही, सेंसेशन फील नहीं हो पा रहा, कहीं स्पर्श द्वेष है, स्पर्श वैगुण्य है, रक्त को हो, इसलिए रक्त ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां पे सर्कुलेशन हैम्पर है, तभी वहां पे आपको फील नहीं हो पा रही। इसलिए सुप्तता, स्पर्श द्वेष, सूची भिरे, सूची मतलब सुई चुभा के अपन क्या निकालते हैं, रक्त निकालते हैं। दिमाग क्या पता क्या बोला, है ना, सुई चुभा के अपन रक्त निकालते हैं, इसलिए सूची भिरे भी रक्तावृतवाद का लक्षण है। बस इतना अंडरलाइन करना, कुछ नहीं करना, समझ में आ रहा है सब, ठीक। उसके बाद अब उसके नीचे वाले श्लोक पे आइए। 34 में क्या बोल रहा है वो, प्राणे पित्ताव्रते, किसकी बात हो गई यहाँ पर? अब वायु के भेद आ गए जो एक एक दोष से आवृत है। और प्राणे पित्ताव्रते को उदाने पित्ताव्रते, हाँ प्राणे पित्ताव्रते को अपन क्या पढ़ते हैं? पॉपकॉर्न, पीपी। पीपी मतलब पॉपकॉर्न, और पॉपकॉर्न खा लो बहुत ज्यादा तो क्या होता है बेटा? बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न खाओगे तो पेट में जलन होती है, जलन कारण उल्टियां होती है। बस वही लिखा है, सर्दी दाहश्च उपजायते। बहुत ज्यादा पॉपकॉर्न खा लिया तला भुजा, पेट में जलन हो गई डीप फ्राइड के कारण, और बाहर आ गया सब। तो
पीपी लिख लो और पॉपकॉर्न के आगे लिख लो छतरी दाह। ये एक एक चीज आपको लिखनी पड़ेगी, नए बच्चों में बता दे रहा हूँ, बिना लिखे सब बेकार है। बुक में ऐसी बुक दिखनी चाहिए आपकी, बिल्कुल ऐसी, एक एक चीज लिखी खुदी हुई, ऊपर भी लिखा है, नीचे भी लिखा है, इधर भी लिखा है। जब तक ऐसी लिखी नहीं रहेगी आपको खुद को भी समझ में आ रहा होगा कोई काम की चीज नहीं है ना। पॉपकॉर्न और क्या है तो उसमें जहाज सर्दी क्यों हो रही, सब लिखा होना चाहिए। बिल्कुल पेन लेके जल्दी बैठा करिए, नहीं तो रिकॉर्डिंग पॉज करके बाद में लिखा करिए, पर लिखना है। तो प्राण पित्ता, प्राण आवृत पित्त, प्राणे पित्तावृत को कैसे याद किया, पीपी से याद कर लिया अपन ने। पीपी छर्दी दाहश्चा उपजायते। उसके बाद आ जाओ, उसी के बारे में बोल रहा है वो कि प्राण का आवृत अगर कफ से हो गया तो देखो लिखा है दौर्बल्यम सदनम तंद्रा वैवर्ण्यम च कफ आवृत। मतलब प्राण वायु अगर कफ से आवृत हो गई तो क्या मिलेगा, दौर्बल्यम सदनम तंद्रा वैवर्ण्यम च कफ आवृत। तो पी के मतलब प्राणावृत कफ, पी के क्या लग गए, दस्त लग गए। दस्त मतलब डीएसटी लिखो, डीएसटी। पी के दस्त लग गए, पी के लिखो, फिर एरो बनाओ, फिर लिखो डीएसटी। डीएसटी मतलब दस्त। तो दौर्बल्य सदनम तंद्रा, दस्त कब लगे, पी के, मतलब दौर्बल्य सदनम तंद्रा किसका लक्षण है, पित्त, सॉरी प्राण आवृत कफ, कफ आवृत प्राण। क्लियर हो रहा है। आपको इस चीज की टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि पीके है तो ऑप्शन कैसे पहचानेंगे, या वो उसने कुछ और पूछ लिया तो, या पित्त का आवृत किसी और से हो गया तो उसको भी तो पीके बोलेंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, है ना। पीके मतलब हमेशा कफावृत प्राण ही रहेगा वो। अन्योन्य आवरण जो चरक के अपन एक दूसरे से पढ़े थे, बस वो अकेले हैं, वो अपन ने चरक चिकित्सा 28 में पढ़ लिए थे। समझ में आ रही बात। यूपी को अगर अपन यूपी पढ़ रहे हैं तो वो उदान आवृत पित्त ही रहेगा। समझ में आ रही बात, उसमें कंफ्यूजन मत रहिएगा। आप तो सिर्फ जो बोल रहा हूँ याद करिए, अपने आप आंसर लगेगा। तो पी के क्या लग गए, दस्त, दस्त मतलब डीएसटी, दौर्बल्यम सदनम, टी से तंद्रा, दौर्बल सदन तंद्र वैवर्ण्यम से कफावृत है। तो दस्त लगने के बाद क्या होता है, बहुत ज्यादा दस्त लग गया तो क्या होता है, डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन के कारण वैवर्ण्यता आती है। तो वैवर्ण्यता भी दस्त लगने के कारण हुई। दस्त कब लगे थे, पी के लगे थे, मतलब पित्तावृत, पित्त और प्राण, प्राण और कफ में आया था, प्राण और कफ। क्लियर है लाइन, लिख लिए। ठीक, उसके बाद चलो उदाने पित्त संयुक्त। अब प्राण का दोनों से हो गया, पित्त से भी हो गया, कफ से भी हो गया। अब आ जाओ उदान, उदान का पित्त से होगा तो क्या होगा, मूर्छा दाह भ्रम क्लमः। तीस लाइन पूछता है, मूर्छा दाह भ्रम क्लमः किसका लक्षण। तो उदान आवृत पित्त को क्या पढ़ते हैं अपन, जल्दी बोलो। उदान आवृत पित्त को क्या पढ़ते हैं, अच्छे, पीयू से क्या हो गया, कुछ भी, यूपी पढ़ते हैं, पीयूसी। कौन सी कोचिंग में पढ़ रहा है, मतलब और कोई भी लेक्चर लगा रहा है क्या। पीयू और पीयूसी ये तो कोई मैंने जीवन में नहीं पढ़ा है। कितने लेक्चर अटेंड कर रहा है, कितने जगह की क्लास अटेंड कर रहा है अंकित। और कहीं की ट्रिक यहाँ आ रही है। उदाने पित्त संयुक्त को अपन पढ़ते हैं यूपी। प्राण आवृत उदान अलग है, वो सिर्फ चरक ने बताया है, क्यों कंफ्यूज कर रहे बच्चों को दादा। वायु के एक भेद का वायु से दूसरे भेद से आवरण केवल चरक ने बताया है। जो अपन ने चिकित्सा स्थान में कर चुके हैं वो अलग है, उसको अपन ने वैसी ट्रिक याद करी, वो वहां से पढ़ेंगे। वहां तो पीयू है तो पीयू ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे अपन पीयू को जगह यूडी यूपी नहीं कर सकते, क्योंकि यूपी कर दिया तो वो उदान आवृत प्राण हो जाएगा। तो वहां का लॉजिक है, यहाँ मत बताओ। ये सिर्फ अपन ग्रॉस आवरण पढ़ रहे हैं जिसमें वायु के भेदों का आवरण दूसरे दोषों से हो रहा है, बस बात खत्म। उसमें अपन ने पहले उदान का पित्त से पढ़ा, ओ प्राण का पित्त से पढ़ा, फिर अभी उदान का पित्त से पढ़ रहा हूँ।
तो उदान का पित्त से पढ़ोगे तो क्या बन जाएगी ट्रिक आपकी, यूपी बन जाएगी। यूपी मतलब यूपी, तो यूपी में जनसंख्या इतनी सारी, धूप इतनी ज्यादा पड़ती है, गर्मी और जनसंख्या के कारण, धूप और गर्मी के कारण वहां पे कोई भी आदमी जाता है बाहर का, उसको क्या हो जाता है यूपी में, मूर्छा, दाह, भ्रम और क्लम। मूर्छा मतलब चक्कर, जलन और चक्कर आना और गिर पड़ना, मूर्छा। ये कब होता है आदमी को, जब वो गर्मी में डिहाइड्रेट होके फेंट हो जाता है कहीं पे। और गर्मी किसकी फेमस है, यूपी की। तो यूपी की गर्मी में बुरा हाल हो गया आदमी का, मूर्छित होके गिर गया, दाह, मूर्छा, क्लम सब कुछ हो गया। क्लियर है यूपी। अब बढ़ो आगे, उदान का पित्त से हो गया, उदान का कफ से बचा होगा, तो अगली लाइन वो लिखी है देखो, अश्वेद हर्षो मंदो अग्नि शीत स्तंभो कफ आवृते। कफ आवृत, उदान को अपन क्या पढ़ते हैं हमेशा, यूके। यूके मतलब क्या होता है, यूके मतलब उत्तराखंड। उत्तर का खंड जो है उत्तराखंड, और उत्तराखंड में पहाड़ी इलाका है, इसलिए वहां पे ज्यादा क्या पड़ती है, ठंड या गर्मी। अरे भाई जैसे यूपी में बहुत ज्यादा गर्मी है, जनसंख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे भ्रम, मूर्छा, कलम हो गया अपने को। फिर अपन यूके गए, यूके में बहुत ज्यादा ठंड, उत्तराखंड है ना, वो तो पहाड़ियों वाला एरिया है, मसूरी और ये सब। तो उत्तराखंड में ठंड बहुत ज्यादा रहती है, इसलिए देखो अश्वेद, स्वेद नहीं आता वहां, पसीने नहीं आता लोगों को, हर्ष, और इसी कारण ठंड में आदमी खुश रहता है क्योंकि उसमें दम रहता है ना। मंदो अग्नि शीत स्तंभ, और इसलिए अग्नि जो वहां के लोगों की मंद रहती है क्योंकि ठंड है ना। तो प्राकृति से वहां पे काफी ज्यादा बढ़ा हुआ रहता है, इसलिए मंदाग्नि वही मिलेगी। शीत और स्तंभ, इसी कारण वो शीत में स्तंभित रहते हैं, बहुत ज्यादा उसमें स्टिफनेस रहती है वहां के लोगों में। तो यूके के लोगों में ठंड के कारण स्वेद नहीं आता, अग्नि मंद रहती, शीत के कारण स्तंभित रहते हैं। क्लियर, यहाँ कोई डाउट। ठीक, उसके बाद आते हैं अपन समान वायु को। समान वायु का आवृत किससे होगा, पहले पित्त से। समाने पित्त संयुक्त स्वेद दाह औष्ण्यम मूर्छनम, क्या बोल दिया, स्वेद दाह उष्णा और मूर्छनम, मतलब समान आवृत पित्त। तो समान आवृत पित्त को क्या पढ़ता है अपन, एसपी। तो एसपी और इक्वल टू बराबर करके लिखो एसडीएम। एसपी और एसडीएम एक ही कैडर है ना, एसपी पुलिस में, एसडीएम एडमिनिस्ट्रेशन में। तो एसपी और एसडीएम एक साथ होते हैं, भाई दोनों ही नौकर है ना, सरकारी नौकर। तो एसपी का ट्रिक क्या होगी, एसडीएम। एसडीएम मतलब क्या होता है, स्वेद दाह और मूर्छा, बस, स्वेद दाह मूर्छा, तो एसडीएम। क्लियर है। देखो यूपी में गए थे तो मूर्छित होकर गिर गए थे, दाह था, भ्रम था, चक्कर भी आया था तब मूर्छित होकर गिरे थे, क्योंकि यूपी में गर्मी बहुत थी तो गर्मी चक्कर आ गया था, तो भ्रम वाला श्लोक यूपी का है ना। और पॉपकॉर्न खाने से तो दाह के कारण उल्टी हो गई थी। और फिर गए अपन एसपी, तो एसपी और एसडीएम, एसडीएम मतलब स्वेद दाह और मूर्छा, तीनों क्लियर है ना अलग अलग। इससे क्लियर कट ट्रिक और इससे इजी कोई नहीं हो सकता, ना इतना माथा कोई फोड़ेगा इसमें। ठीक, ठीक। उसके बाद आते हैं समान का पित्त से हो गया। ये हिमांक, आदिल, तुम दोनों बताओ कि क्या चल रहा है, कुछ समझ में आ रहा है। बुक में टिक मार्क करके कुछ लिख पा रहा है कोई, मैं बुक देखूंगा एक दिन तेरी। तो टेस्ट में नंबर कितने आए, हिमांक ने तो तीनों चैप्टर अटेंड किए थे ना अंकित, उसके नंबर कितने आए। भग्न रह गया था, ठीक है। तो भग्न के कितने चैप्टर थे, कितने क्वेश्चन थे। अच्छा इनने टेस्ट इन दिया, हिमांक ने, हिमांक ने टेस्ट इन दिया।
तो नहीं दिया भैया? क्यों? ये शुभम गुप्ता, आदित्य खेड़े, हिमांक, आकाश दुबे ने भी नहीं दिया। ये टेस्ट ना देने वाले, इनको सबको ग्रुप से बाहर हो जाओगे आप तुम लोग। टेस्ट भी नहीं देते हो, दिए भी तो नंबर नहीं आ रहे हैं। शुभम गुप्ता के 43 नंबर आए 200 में से, 43। आदित्य के 59 200 में से। तो इसलिए चल नहीं पाएगा ऐसा। और मानसी को भी तो पड़ेगी, मानसी के भी कितने नंबर है? 37 नंबर आए। अंकित, इनको रिमूव कर देना आजकल में। अगर अगले टेस्ट में से नहीं देते हैं ये तीनों चारों, नंबर नहीं आते हैं, तो फिर रिमूव हो जाएंगे बेटा। ठीक है इमांग? ठीक है, जाते हैं अपन। यूके हो गया था, एसपी भी हो गया था। एसपी वाला अपन आते हैं। समान का आवरण होगा कफ से। समान आवरण किसका? कफ से। तो कफ आदिकम च विणमूत्रम रोमहर्षा कफावृते। कफादिकम किसका बोल रहे हैं? समान में अगर कफ की दिक्कत हो गई तो विणमूत्र और रोमहर्ष कफावृते। विणमूत्र, रोमहर्ष को स्टार लगाओ, रोमहर्ष होना। है ना? तो कफ और समान की ट्रिक क्या बनाते हैं अपन? केएस। केएस को पढ़ते हैं अपन काश। केएस मतलब क्या होता है? काश। तो ये विण मूत्र मतलब क्या होता है? एक स्वीपर की बात हो रही है। बेचारा कोई आदमी बाथरूम साफ कर रहा है, स्वीपर, विण मूत्र वगैरह। तो वो बात करते करते सोच रहा है कि काश, काश मैं रोम वोम घूम के आता तो कितनी खुशी होती। तो स्वीपर, विण मूत्र वाला स्वीपर क्या सोच रहा है कि काश मैं रोम घूम के आता, कितनी हर्ष की बात होती। हर्ष मतलब कितनी खुशी होती। तो रोम हर्ष किसको हो रहा है? स्वीपर को, जो विणमूत्र की बात कर रहा है कि काश। तो काश मतलब कफ और समान वायु। याद आ जाएगी ट्रिक। कहानी ऐसी बनाओगे तो याद आ जाएगी काश से। कफ समान वायु से आपको के ऐसे याद आ जाएगा काश। काश कौन कर रहा था? अफसोस कौन कर रहा था? स्वीपर, जो विणमूत्र साफ करता था कि काश मैं रोम और घूम पाता, खुशी हो जाती बहुत। रोम हर्ष किसका हुआ? केस, मतलब कफ आवृत समान। क्लियर? बोलो। ठीक। उसके बाद आते हैं, लास्ट बची है व्यान। व्यान का आवृत होगा पित्त से, फिर होगा कफ से। तो व्याने पित्तावृते दाहो गात्र विक्षेपणम क्लमः। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो अपान नहीं होगी। नहीं बताई भाई सुश्रुत ने मुझे, नहीं है उनकी इच्छा, तो क्या करोगे? कहाँ है? अरे हाँ, भूल गया मैं। बताया क्यों नहीं? हाँ, कफ आदिकम विड़मूत्रम रोमश कफावृत हो गया कि भैया विड़मूत्र साफ करने वाला स्वीपर काश करके सपने देख रहा है, मतलब कफ आवृत समान। उसके बाद की लाइन आती है अपाने पित्त संयुक्त। अपान भी तो आएगी। अपान पहले पित्त का संयुक्त करेगी, फिर कफ का संयुक्त करेगी, है ना? तो अपान पित्त संयुक्त दाओष्णे स्याद अश्वगधरः। वेरी इंपॉर्टेंट। अश्वगधर को स्टार लगाओ। दाऊ उष्ण तो ठीक है, याद हो जाएगा साथ में, लेकिन अश्वगधर इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार मार्क का क्वेश्चन है। तो क्या है? अपाने पित्त संयुक्त। अपाने मतलब एपी, है ना? एपी या पीए। तो आपने पीएपी भी सुना है? गर्ल्स में अनुकृति राखी, राशि तो गायब हो गई।
पीएपीवी क्या होता है? अरे यार, यहाँ बुलवाना कितना कठिन क्यों है? आप लोग बोलते क्यों नहीं हो? राखी, अनुकृति, आवाज आ रही है? ठीक है, अनुकृति ने बोल दिया। पर abdominal की पर एनल? पर एनल को पर रेक्टल बोलते हैं, पीआर, है ना। पीवी मतलब होता है पर वजाइनल, पीए मतलब होता है पर abdominal। मतलब एब्डोमिनल या वजाइना के एग्जामिनेशन करना। पर वजाइनल मतलब पीए। तो पीए मतलब होता है पित्त और अपान। तो पीए जब करते हैं, पीए पीवी जब करते हैं अपन, तो वो हमेशा गायनिक के संबंध में करते हैं, ऐसा याद रखना। पीए पीवी में ही आता है ना पर वजाइनल एग्जामिनेशन। तो पीए पीवी का टेस्ट कब होता है? गायनिकोलॉजी के संबंध में। इसीलिए अश्रक दर जो है वो पीए में आ रहा है। तो पीए अपन करते हैं अश्रक दर। बहुत भयंकर ब्लीडिंग हो रही है, देखें तो एग्जामिनेशन करके। अश्रक दर में आप काय का एग्जामिनेशन करोगे? पीए पीवी करोगे। तो पीए काय में आ गया? प्राण आवृत, ओ सॉरी, अपान आवृत, पित्त। क्लियर? अरे हुआ क्लियर? ठीक। उसके बाद अपान के पित्त के संयुक्त के बाद आता है अपान का कफ से संयोग। अपान का कफ से संयोग होगा तो क्या होगा? अधा काय गुरुत्वम चा तस्मिन्नेव कफावृते। अधा काय गुरुत्वम, स्टार लगाओ, मार्क करो। अधा काय गुरुत्वम मतलब नीचे की तरफ गुरुता का एहसास होना, नीचे की तरफ गुरुता का फील होना। तो एके को पढ़ते हैं अपन। एके मतलब अपान आवृत कफ। एके मतलब होता है अक्षय कुमार। एके मतलब अक्षय कुमार। तो अक्षय कुमार जो है वो सब हीरो पे भारी है। 4 फिल्म बनाते हैं, ये 10 फिल्म बनाता है एक साल में, और कब से काम कर रहा है। तो अक्षय कुमार जो है वो सब पर भारी है, सबको इसने नीचे धकेल दिया। कैसे याद रखना? पूरे हीरो को नीचे धकेल के सब पर भारी कौन? अक्षय कुमार। नीचे धकेल दिया मतलब अधा काय गुरुत्वम, केवल गुरुत्वम नहीं, भारी नहीं, नीचे ढकेल दिया सबको खुद ऊपर। आधा काय गुरुत्वम। आधा कौन ने फेंका नीचे? किसने फेंका सबको? अक्षय कुमार ने। तो एक एक का याद हो गया। क्लियर? जल्दी बोलो। ठीक। उसके बाद आते हैं व्याने। व्याने पित्ताव्रते दाहो गात्र विक्षेपणम क्लमः। व्यान और पित्त, ये क्या होता है? व्यान और पित्त मतलब वीपी, वीपी, है ना। तो कैसे याद करेंगे? गात्र विक्षेपणम क्लमः, विक्षेपणम जरा सी दाम। तो वीपी को पढ़ो वीआईपी। वीपी के बीच में जरा सी आई लगा देना, बिंदी तो याद रहेगा। वीआईपी से याद किया अपन ने इसको, वीपी। तो वीआईपी लोग जो रहते हैं ना, वेरी वेरी वीआईपी लोग, जरा सी दाह में, ऐसा लिख लो वहां वीआईपी लोग और डैश करके लिखो, थोड़ी सी छोटी सी दाह में पूरा शरीर विक्षेपण हिलाने लगता है। जरा सी दाह, जरा सी कोई खरोच लगी या जरा सी दाह हुई, पूरा शरीर हिलाते हुए विक्षेपण करने लगते हैं। ऐसा याद रखो। वीआईपी लोग का क्या होता है? नाजुक बहुत होते हैं, इसलिए गात्र विक्षेपण मतलब पूरा शरीर हिलाने डुलाने लगता है। इससे मिलता जुलता कहीं कुछ आया था क्या? विक्षेपण से मिलता है। आक्षेपण आया था कहीं पे? आक्षेपण कहाँ आया था? अब भी आया था। वो आक्षेप मतलब खड़ा नहीं हो पाएगा तो आक्षेप आएंगे बार बार, बैलेंस नहीं बना पाएगा तो बार बार गिर जाएगा, कांपेगा। कौन से गत के? वेरी गुड, स्नायुगत। ऐसे आपको याद आना चाहिए। तब संहिता से पढ़ने का मजा है, तब निदान का मजा है, तब चिकित्सा का मजा है। अब संहिता से पढ़ने में मजा तो बहुत आता है, पर दिमाग बहुत लगाना पड़ता है। संहिता चाहिए तो दिमाग भी उसका शार्प रखो और बार बार चीजों को पढ़ो। ठीक। तो गात्र विक्षेपण मतलब पूरा शरीर हिलाने जो फेंकने लग जाते हैं इधर उधर। जरा सी दाह हुई कि नहीं, गात्र शरीर इधर उधर फेंकने लग जाते हैं। किसको होता है ऐसा? गात्र विक्षेपण शरीर कौन फेंकता है इधर उधर? वीआईपी लोग। तो वीपी मतलब व्यान आवृत, पित्तावृत, व्यान। उसके बाद लास्ट आता है पित्तावृत ओ व्यान आवृत
कफ से अगर आवृत हो गई व्यान वायु तो वो बनेगा केवी। केवी मतलब होता है कवि, या वीके से भी याद रख लो, वीके मतलब विराट कोहली है। तो गुरुणी सर्वगात्राणि स्तंभनम, नहीं, गुरुणी च सर्वगात्राणि स्तंभनम च अस्ति पर्वणाम लिंगम कफावृते व्याने चेष्टा स्तंभस्तथैव च। है ना शानदार लक्षण, चेष्टा स्तंभस्तथैव च। वीके मतलब विराट कोहली, सब पर भारी है। गुरुणी है केवल, यहाँ पे किसी को पीछे करने की बात नहीं कर रहा। विराट कोहली सब पर भारी, सर्वगात्राणी, है ना, सर्व मतलब सर्वगात्राणी, सर्व मतलब सब पर भारी बोल रहा हूं मैं। सब पर भारी कौन? विराट कोहली, जो आया और सबको पीछे कर दिया। और अक्षय कुमार में केवल अधा काय गुरुत्वम था, सर्वर्व नहीं था, उसने लोगों को नीचे करके खुद ऊपर आ गया, तो काय गुरुत्व। क्लियर है दो चीज। सब पर भारी विराट कोहली मतलब वीके में सर्वगात्राणी गुरुणी आएगा। अक्षय कुमार ने सबको नीचे दिया फिर ऊपर आया खुद, नीचे से ऊपर आया ना, वो एक शेफ था पहले, एक शेफ था अक्षय कुमार, तो नीचे से उठकर ऊपर कौन आया? आधा काय गुरुत्वम, अक्षय कुमार। क्लियर है। उसके बाद स्तंभनम च अस्थि पर्वणाम, अस्थि पर्व जॉइंट्स अस्थि सब स्तंभित हो जाते हैं, मतलब स्तंभ मतलब एक जगह जड़ हो जाना, रुक जाना। विराट कोहली की जब बैटिंग चलती है तो हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं। हाथ पैर चलना बंद मतलब चेष्टा स्तंभ स्थित है, आखिरी जो लाइन है ना, चेष्टा स्तंभ मतलब किसी प्रकार की चेष्टा का स्तंभ होना, सभी चेष्टा को रुक जाना। जब वो बैटिंग करते देखते हैं तो अपनी सभी काम छोड़ के, अपनी सभी चेष्टाएं छोड़ के अपन लोग उसकी बैटिंग देखते हैं। तो चेष्टा स्तंभ चचा, अस्थि परिणाम का स्तंभ बन रुक जाना। गुरुनी सर्वगात्राणी सब पर भारी भी है और क्रिकेट का गुरु है, इसलिए गुरुनी सर्वगात्राणी। आवरण आपका खत्म। क्लियर हुआ ये? पूरा अच्छे से? ठीक। उसके बाद देखिए नीचे, वात रोग, वात रक्त रोग। वात रक्त रोग का वर्णन किया है 40वें श्लोक में कि प्रायशः सुकुमारा नाम मिथ्या आहार विहारी नाम। एक हाफ बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस। प्रायशः सुकुमारा नाम मतलब प्रायः सुकुमारों को होने वाली बीमारी कौन सी? वात रक्त। प्रायशः सुकुमारा नाम। उसके बाद नीचे आइए, अव्यवाये तथा स्थूले वात रक्तम प्रकुप्यति। जो व्यवहार नहीं करते, है ना, और मोटे व्यक्तियों को वात रक्त ज्यादा होता है। ये दो लाइन को अच्छे से याद रखना, अव्यवाय तथा स्थूले। और ऊपर देखो, व्यायाम अति पीड़नाथ भी लिखा है 40वें श्लोक, मतलब अधिक व्यायाम और व्यवाय ना करने से, अव्यवाय और अव्यायाम करने से क्या होता है? वात रक्त। ये क्वेश्चन है ना, अत्यधिक व्यायाम और व्यवहार न करने से। सब सोचते हैं अधिक व्यायाम या अधिक व्यवहार करने से हुआ होगा, लेकिन अव्यवहार से होता है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसलिए अव्यवहार को स्टाल प्रायशः सुकुमारणा, इसलिए तो सुकुमारों को होता है। सुकुमार मतलब कुमार है, अभी व्यवहार तक पहुंचे ही नहीं है, इसलिए सुकुमारों में भी हो रहा है, ऐसे भी याद रख सकते हो। सुश्रुत ने इसको, सुश्रुत ने कुछ नहीं बोला, चरक ने इसको खुड्ड रोग, वात बलास और आट्यवात बोला है। देख लो, चरक ने इसको खुड्ड रोग, वात बलास और आट्यवात बोला है। आट्यवात, वात बलास, खुड्ड रोग। और अष्टांग हृदय ने इसको आट्य रोग बोला है, रोग, आट्य रोग, अष्टांग हृदय, वात बलास भी बोला है, खुड्ड भी बोला है ना। बस आड्य वात की जगह आड्य रोग बोल दिया उन्होंने, तो रो से रोना, रोते कौन है? नए लोग, इसलिए नए लोग ने रोग बोल दिया, चरक ने वात बोला। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, सुश्रुत ने वात रक्त का वर्णन कहाँ किया? पहले ही निदान स्थान के पहले चैप्टर में वात व्याधि के अंतर्गत कर दिया, लेकिन चरक ने वात रक्त को स्वतंत्र अध्याय माना है। नंबर कौन सा है जल्दी बताओ? वात रक्त चिकित्सा अध्याय चरक का कौन सा चैप्टर? वेरी गुड, चरक चिकित्सा 29, जस्ट सेकेंड लास्ट, ओ लास्ट, सेकेंड लास्ट। संप्राप्ति में इसकी कुछ खास नहीं है, देखो अगली पेज पे लिखी है, हस्त अश्व ऊष्टैर गच्छतो अन्येष, मतलब हाथी घोड़ा ऊंट की सवारी करने से वात रक्त वगैरह हो जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज लिखी है 47 श्लोक के नीचे आई है, पूर्व रूप। सुश्रुत ने वात रक्त के बहुत इंपॉर्टेंट पूर्व रूप बताए और 1000 बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन।
प्राग रूपे शिथिलौ स्विन्नौ शीतलौ सविपर्यय। मतलब वात रक्त में 4S की ट्रिक बनती है, उसी को स्टाइल आगे लिख लो। वात रक्त मतलब 4S, शिथिलौ स्विन्नौ शीतलौ सविपर्यय। वैवण्य तोद सुक्ति त्वग गुरुत्वम समन्वितौ। दोनों पांव शिथिल, स्वेद युक्त, शीतल, कभी कभी विपर्य युक्त होते हैं। ऐसे याद रखना कि वात तक में 4S बताया सुश्रुत ने, बहुत इंपॉर्टेंट पूर्व रूप है। स्टार लगाओ 4S। क्लियर। 48 पे आते हैं। ये रोग बंधुआ पांव, पादयोर मूलम स्थाय, मतलब पादों के मूल पे या पादों के जो छोटे छोटे मूल होते हैं ना पैर के, उस पे सबसे पहले अपना स्थान बताता है। कदाचित हस्तयोरपि, या हाथ के भी छोटे छोटे जॉइंट्स पे कभी कभी अपना मूल बना सकता है। वैसे पाद पे बनाता है और कभी कभी हाथ के जॉइंट्स पे बना सकता है। आखोर विषम इव क्रुद्धम, वेरी इंपॉर्टेंट। आखोर विषम इव क्रुद्धम को स्टार लगा। आखू मतलब क्या होता है? चूहा। क्रुद्ध हुए चूहे के समान जो दर्द होता है ना, वो इसमें होता है वात रक्त। तो वात रक्त को आंखों विषमान पीड़ा बोला गया। आंखों मतलब चूहे के समान। ठीक। और पैर की छोटी अस्थियों से जिसका जन्म हो वो कौन सा? वात रक्त। क्लियर है यहां तक? अगले भी सात दशादता दिया है। 49 श्लोक देखिए, लास्ट वाला लाइन बस इंपॉर्टेंट है अपने को। कौन सा? शाद याप्यम संवत्सरोत्थितम, मतलब याप्य कौन सा वात रक्त होता है? 1 साल वाला। ये अपनी ट्रिक भी है। 1 साल के जो याप्य हैं वो कौन से 3 डिसीज हैं? जल्दी बताओ। जो 1 साल में याप्य हो जाते हैं। PCD, वात रक्त, क्षतक्षीण और दूषी विष, है ना? ये अपना क्लियर हो गया। 50 वाले श्लोक में क्या बोल रहा है? हाँ, यदा तु धमनी सर्वा कुपितो अभ्यति मारुतः, जब कुपितवाद शरीर की सब धमनियों में प्रविष्ट होता है तब बार बार आक्षेप होने लगते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। तदाक्षिपत्याशु मुहुर्मुहु देहम मुहुश्चरः, और मुहुश्च तदा आक्षेपाद आक्षेपक इति स्मृता। इस तरह बार बार आक्षेप के दौरे आने से इस रोग को आक्षेपक कहते हैं। आक्षेपक में मारुत जो है वो धमनी में प्रविष्ट होती है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा। धमनी में मारुत कोप होने का, केवल मारुत। और मुहुर्मुहु देहम मुहुश्चरा, है ना? बार बार आक्षेप आते हैं और बार बार आक्षेप आने के कारण इसको आक्षेपक कहा जाता है। तो मुहुर्मुहु वाला श्लोक किसका है? आक्षेपक का। आक्षेप का नाम ही कन्वर्जन है। कन्वर्जन मतलब बार बार छोटे छोटे इंटरवल्स पे लोगों का आना। शुभम गुप्ता जी, क्या चल रहा है जीवन में? बहुत दिन में मिले आप, लाइव क्लास में तो कभी मिलते नहीं हो, आज पहली बार मिले हो। क्या चल रही है पढ़ाई लिखाई? क्या कर रहे हैं अपन अभी? कुछ पता है? आखिरी क्लास कब अटेंड करी थी, याद है? गुप्ता जी, हेलो सर। जी गुप्ता जी, यस सर, गुड इवनिंग सर। क्या चल रहा है? कुछ पता है क्लास में? गुड इवनिंग। हाँ सर, सुश्रुत निदान स्थान फर्स्ट। अच्छा, इसके पहले क्या हुआ? सर इसके पहले चिकित्सा स्थान हुई, उसके चारों मतलब की क्लास ली है मैंने। कब लिए? लाइव क्लास में तो तुम मिलते नहीं हो मेरे को। हाँ सर, वो क्लास ली थी कॉलेज में आदि के साथ बैठ के, पूरी टेस्ट भी दिया था सर। हाँ, तो उस टेस्ट के नंबर देख के ही पूछ रहा हूँ मैं। हाँ सर। पूरी क्लास अटेंड करी तो कोई 200 में से 50 नंबर लाता है तीनों क्लास नहीं अटेंड सर, करने वाला। नहीं सर। तो गलत बात है, ये बर्दाश्त नहीं हो पाएगा भैया। अगले टेस्ट सर पे ऑप्शन ध्यान नहीं देना। होगा। हाँ सर, मैंने अभी नेक्स्ट टेस्ट पे सुधर जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। मैंने हिमांग को भी बोला है कि लाइव क्लास से नहीं जुड़ते हो तुम लोग, इसलिए दिक्कत है। जी सर। ठीक है, आक्षेपक को देखिए 51 पे। आक्षेपक को मार्क करिए। मुहुस्तेय मुहुश्चरा मुहुस्तदा। आक्षेपक ये वाला श्लोक मुहु मुहु वाला वैसे भी आक्षेपक का ही रहेगा, क्योंकि आक्षेप जो है वो बार बार आते हैं। ठीक है, 50 श्लोक अपना हो गया ऑलमोस्ट। अब तानक से अपन कल इसको खत्म कर लेंगे। अर्दित है, तूनी है, प्रतितूनी है, बड़ा चैप्टर है, लेकिन कल करना है,
रात में 9 साढ़े 9 बजे जब भी होगा, लेकिन चिकित्सा स्थान की महाव्याधि खत्म करेंगे अपन, ठीक है। तो अब सब जगह तैयार रहेगा, 9:30 बजे भी क्लास कभी भी हो सकती है। मैसेज ग्रुप में सभी देखा करिए, ये तो दिक्कत हो जाएगी। वो एक रानी नाम की लड़की है, उसको पता ही नहीं है कि चिकित्सा स्थान का क्लास बन गया है, और चिकित्सा स्थान का नया ग्रुप में आईडी नहीं है, और वो टेस्ट का वेट कर रही है शल्य के उसमें, क्या पता क्या क्या कर रही है। तो ग्रुप में देखा करो। आप लोग के सोते रहते हो क्या? ग्रुप एक्टिव रहा करो, कभी भी टाइम आ सकता है कोचिंग का, ठीक है। चलो।